Hello students, myself Durgesh Singh, your physical chemistry teacher. Today I am going to discuss ANTS paper 1 solution. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 51. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है कि 54 ग्राम ऑफ FeH2O NOSO4 कंटेन्स. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग 54.4 ग्राम में हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है. ठीक है ना, FeH2O 5NO, ठीक है ना, SO4. तो थोड़ा सा हम लोग इसमें ऑक्सीजन के नंबर के हिसाब से देखेंगे. तो ऑक्सीजन का नंबर किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं. यहाँ 5 + 1 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम लोग इसका 1 मोल लेते हैं तो इसके 10 मोल ऑक्सीजन इसमें होंगे. तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं. Fe का हो जाएगा 56. ठीक है, और H2O का हमारा डायरेक्ट ले लेंगे 18 इंटू 5 प्लस NO का हम लोग ले लेंगे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज 14 + 16 दैट इज 30 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 96. इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 90 + 30 120 + 90 + 56, ये आ जाएगा हमारा 272. ठीक है, 272. ठीक है, तो 272 आ जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा 54.4 अपॉन 272. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मोल आ जाएगा. ठीक है ना, तो 0.2 मोल आ जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 0.2 × 10. ठीक है ना, 0.2 × 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएगा. एटम की बात हो रही है. ठीक है, तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम आ जाएगा. तो यहाँ पे इसको हमको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में वेट पूछा गया है. तो वेट क्या हो जाएगा 2 × अब यहाँ पर एटम का मास पूछा है तो हम लोग एटम का मास 16 ले लेंगे. अगर हमसे O2 पूछता तो हम लोग 32 लेते. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32 ग्राम. ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग. क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, X इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल. द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन X, ठीक है, ऑफ 50.4. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X. तो यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास इनटू 100. ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे. अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 50.4. ठीक है, परसेंट दिया है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 21 है और एटॉमिक मास कार्बन का हमको पता होना चाहिए, दैट इज 12, और मोलर मास हमको क्वेश्चन में पूछा गया है इनटू 100. ठीक है, तो अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो अप्रोक्सीमेशन से हमारे काम बहुत आसान हो जाएगा. यहाँ पर लगभग ये हो जाएगा 2, और ये मोलर मास जो हो जाएगा 2 × ठीक है ना, इसको अप्रॉक्स में आप 20 ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए 12. तो 12 × 20 240 × 2, ये हो जाएगा 480 से थोड़ी सी ज़्यादा वाली वैल्यू. हम लोगों को ऑप्शन में देखना है 480 से थोड़ी सी ज़्यादा वाली वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 500. ठीक है ना, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 25 मिलीग्राम ऑफ कैम्फर यानी कि कपूर में क्या होगा. इसमें हम लोगों का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C10H16O. ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसका मोलर मास निकाल लेंगे. ठीक है ना, तो 10 × 12 कार्बन का एटॉमिक मास, 1 × 16 प्लस ऑक्सीजन का 16. ठीक है ना, ये 32 प्लस आपका ये हो जाएगा 120. ठीक है, 120 प्लस 32 ये हो जाएगा 152. ठीक है ना, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स, पर्टिकुलर नहीं पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा. यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल कार्बन का 10, हाइड्रोजन का 16, और इसका कितना हो जाएगा 1. तो 10 + 16 26 + 1 27 हो जाएगा. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ एटम्स. तो सबसे पहले हमको मास दिया है यानी कि 25 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए. ठीक है, 10⁻³ अपॉन इसका एटॉमिक मास मोलर मास 152 इंटू एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आंसर
तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 × 10⁻23 रखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ, यहाँ से हम लोग पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बाद ये हो जाएगा 27, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा हमको, ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स में 6 टाइम्स, ठीक है ना, ये भी हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.27 × 10⁻20, दैट इज 2.7 × 10⁻21। अब हमको अप्रॉक्स में उसी के आसपास का आंसर चेक करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा आंसर है जो 2.7 के आसपास है? दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 53 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है? 5 ग्राम ऑफ D2O, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ D2O में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए पहले D2O में आप देख लीजिए कि D2O में कितना न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसमें इसको ड्यूटेरियम को लिख सकते हैं 1H2, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्यूटेरियम। ऑक्सीजन क्या होगा? 8O16, तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 1, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हो गया 8, तो 1 × 2 टोटल न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल न्यूट्रॉन हो जाएगा 1 × 2 + 8, दैट इज 10, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास कितना हो जाएगा? 1 × 2 × 2 + 16, दैट इज 20, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ टोटल न्यूट्रॉन। अब 5 ग्राम में पूछा है, तो सबसे पहले 5 ग्राम का मोल्स, 5 ग्राम में मोल्स निकाल लीजिए। कितना आएगा 5 ग्राम में मोल्स? मोलर मास कितना है? 20 × Na लिख दीजिए, है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। अब इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप टोटल न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यार से हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2.5, आंसर हो जाएगा 2.5 Na, ठीक है। तो 2.5 Na, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ प्रेशर इज 22.4 cc। cc मतलब मिलीलीटर, ठीक है। 1 cc यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। तो इसमें हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ Hg ये अंडरस्टूड होता है, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है, इनडायरेक्टली हमको STP बोला गया है, ठीक है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ Na। तो हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 मिलीलीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मिलीलीटर में कर लें, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने के लिए पहले आपको चाहिए मोल्स, तो आप क्या कर लीजिए 22.4 मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम एट STP ऑफ 1 मोल कितना होता है? 22.4 लीटर, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया 10⁻³ Na, ठीक है। तो दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला रहा है? वॉल्यूम ऑफ एट NTP ऑफ 0.22 ग्राम ऑफ CO2 इज सेम एज दैट ऑफ, ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन होगा जिसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अब इसमें हमारा इस पेज में भी आंसर वो है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, दोनों साथ एक ही साथ दोनों पर नज़र रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का पहले तो इनिशियल क्या दिया है ये देख लेते हैं। इनिशियल दिया हुआ है 0.22 ग्राम ऑफ, अच्छा हम लोगों को वॉल्यूम बताना है ना, तो वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम एट STP, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो गैस के लिए तो अगर 22.4 लीटर तो सब में आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर जिसमें सेम रहेगा वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बस हमको नंबर ऑफ मोल्स चेक करना है, बार बार 22.4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, पहले तो हम लोग CO2 का नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं। CO2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 0.22 अपॉन CO2 का कितना होगा? मोलर मास 44, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 22
अपॉन 22 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 44, ये हो जाएगा 1/2। इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू 10⁻⁻, कितना 2, यानी कि इसको 0.5 यानी कि 5 इंटू 10⁻³ मोल लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात को। अब इसमें हम लोग ऑप्शन में ये देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में 0.01 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻² अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, तो अगेन ये भी आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन बी क्या बोला जा रहा है, ठीक है 0.085 है ना। ऐसा नहीं है कि हमको अगर ऑल ऑफ देम दिया है तो हमको एक बार पूरे ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ऑल ऑफ देम भी आंसर हो जाए हमारा। ठीक है ना, तो ये है हमारा 0.085 ग्राम ऑफ NH3। 0.085 को हम लोग से लिख सकते हैं अपॉन NH3 का मोलर मास अगर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 85 इंटू 10⁻³ अपॉन 17, ये भी हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये भी ऑप्शन सही है ना, मोर देन 1 करेक्ट तो हो नहीं सकता है। तो सी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी में हमारा क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन सी बोला जा रहा है 320 मिलीग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो 320 को आप मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लीजिए अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, हमारा SO2 का कितना हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये भी सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा एकदम से सही है, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, चलिए तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास। तो मास के लिए तो मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 0.1 ग्राम एटम। पहली बात कि ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम हो या ग्राम मॉलिक्यूल हो या ग्राम आयंस हो, इन सबको एक वर्ड बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो 0.1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन है, इसका मतलब कि मास कितना हो जाएगा, 0.1 मोल का मास कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 ग्राम। ठीक है, सीधा हम लोग मास ही निकालेंगे और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 0.1 मोल इंटू अमोनिया का मोलर मास हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 1.7 ग्राम। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है कि किस में होगा, इसमें मॉलिक्यूल्स दे रखा है, तो इसमें मास निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल से हमको कहाँ जाना पड़ेगा, मोल्स के पास। मोल्स क्या है, मोल्स के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंटू ये हो गया मोल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है ना, ये हो जाएगा 0.2 ग्राम। ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चौथा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, यानी कि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर। ठीक है, तो मास निकालने के लिए पहले मोल्स निकालिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 112 इंटू 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो इंटू 10⁻³ लीटर कर दीजिए। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, फिर उसके बाद 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हो गया 44। ठीक है ना, अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻50, 5 इंटू 44 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 220 इंटू 220 इंटू 10⁻² 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2.2 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। ठीक है, देन कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ I2 इन बेंजीन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब I2 जो है I2 बेंजीन में दिया है, इसका मतलब बेंजीन एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड I2 एक्ट्स एज अ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम लोग सीधा इसका शॉर्टकट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में जो फार्मूला होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है ना। ये हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों को I2 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, यानी कि X सल्यूट दिया हुआ है 0.2, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, यानी कि 1 में से माइनस कर देंगे 0. यहाँ पे 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर डिवाइड, सॉल्वेंट कौन है हमारा, बेंजीन। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 78, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 78। तो ये हो जाएगा 0.2 बाई 0.8 इंटू 1000 बाई 78, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 250। तो 250 बाई 78, इसको आप अप्रॉक्स में ले सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई 80 ले सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा सा आप 3 के आसपास का आंसर आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। अब हम लोगों का 3 पॉइंट समथिंग आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है ना। 59 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि 4a + 2b + 3c = a4b2c3। इसका मतलब क्या है कि 4a + 2b + 3c = a4b2c3, ठीक है ना। अब इसमें ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये सारे रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है। अब इनके इंडिविजुअल मोल्स हमको क्वेश्चंस में दिए हुए हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि t = 0 पर किसके किसके क्या क्या मोल्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज 1, ठीक है। B का मोल्स दिया है दैट इज 0.6, C का मोल्स दिया है दैट इज 0.7, ठीक है। अब इसके मोल्स क्या होंगे 0। आफ्टर सम टाइम्स रिएक्शन में वही जो बचेगा, जो रिएक्ट कर जो एक्सेस में होगा, और वही प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करेगा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो अब इसमें से हम लोगों को ये चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 1 जो भी गिवन मोल्स है, ठीक है, उसमें उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। 0.6/2 कर लीजिए, ठीक है ना। 0.72/3 कर लीजिए। अब इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.24। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू तो यही आएगा, थोड़ा सा अंतर है 0.25 और 0.24 में, तो यही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म होगा, इसको क्या होगा, इससे इसका क्या होगा हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये 0 होगा, ये बात पक्की बात है। अब इसका मोल्स निकालना है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, है ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स इसका टोटल, ठीक है, 0.72। तो ये हो जाएगा हमारा 0.24 मोल्स, ठीक है, प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ZnFeS2 कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ जिंक, 3 मोल्स ऑफ आयरन एंड 5 मोल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो हमको क्या बनाना है भाई, जिंक है ना, आयरन और सल्फर को मिला करके ZnFeS2 बनाना है, ठीक है। तो इसको अगर बनाना है तो हमको इसको सल्फर, ये बाकी सब तो 1 है, यहाँ पर बस 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका 2 मोल दिया हुआ है, इसका 3 मोल्स दिया है, ठीक है, इसका 5 मोल्स दिया है, ठीक है। अब इसका हमसे पूछा गया है कि कितना मोल्स, अगेन हम लोग पिछले क्वेश्चन जैसा ही हम लोग देख लेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसमें 2/1 करेंगे, 3/1 करेंगे और 5/2 कर लेंगे। आई थिंक ये वाली वैल्यू जो आएगी 2.5, ये जिंक का सबसे कम आएगा, ठीक है। तो जिंक के हिसाब से बन जाएगा, इसका 1 है तो इसका भी 1 है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 1/1 × 2, दैट इज 2 मोल्स ऑफ ZnFeS2 विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए विल करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। 61 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयरन हैज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, लोवेस्ट बोल रहा है ना,
पहली बात तो ये जानना है बेटा हम लोगों को कि आयरन का 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक तो +2 एक +3, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है तो कभी कभी +1 भी हो सकता है। तो अगर इसके अलावा दिख रहा है +1 तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में हमको बस FeSO4 का चेक करना, बाकी आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आयरन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा +2 आ रहा है क्योंकि सल्फर -2 होता है ना। तो ये एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। ये तो खैर मिनिमम है। K4FeCN6 ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पर, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, +1 × 4 + x, ठीक है, -1 × 6 दैट इज -6 = 0। तो x आ जाएगा +2। तो इस केस में +2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी +2, इसमें भी 2 +2, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? Fe2O, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 2x - 2 = 0, तो x कितना जाएगा? +1। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बिकॉज +1 इसी में आ सकता है। और एक बार इसमें देख लेते हैं डी ऑप्शन में, तो Fe2O3 में अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 2Fe पर +3 और 3 ऑक्सीजन पे 2-, ठीक है ना। तो आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है? द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज FeH2O5NoSO4, ठीक है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हमारा FeH2O5NO ब्रैकेट क्लोज SO4, ठीक है। अब Fe जो है, Fe का हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को कि यहाँ पे इसका हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। नाइट्रोसोलियम कैटायन होता है, ठीक है, एज अ पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये इसी केस में ज़्यादातर आता है। और H2O का तो हो जाएगा हमारा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x + 0, इसका निकालेंगे x + 0 × 5 + 1 - 2 = 0। तो x कितना हो जाएगा हमारा? +1। दिस इज द ओनली कंपाउंड इन विच आयरन हैज़ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग सोडियम को मरकरी में डिसॉल्व कर देंगे तो सोडियम अमलगम का, सोडियम भी एक तरीके का मेटल है, एक तरीके का क्या है ही, ठीक है, और मरकरी भी मेटल है लेकिन लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड का एक तरीके से मिक्सचर हो जाएगा और मिक्सचर होने के बाद ये आपस में मेटालिक बॉन्ड बना देगा। और मेटालिक बॉन्ड बनाएगा तो मेटालिक बॉन्ड में ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो ये बॉन्ड तो बना देगा लेकिन उस स्टेट में नहीं जाएगा। तो उस केस में हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगर वो किसी आयनिक बॉन्ड में रहता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +1 ले लेते, ठीक है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन KH2PO3। KH2PO3 तो पोटेशियम तो ऑलवेज +1 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन +1 होता है नॉन मेटल के साथ। +1 × 2 + x + -2 × 3 = 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा +3 - 6 x = +3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है व्हाइट फॉस्फोरस विथ कॉस्टिक सोडा द प्रोडक्ट्स PH3 एंड NaH2PO2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है बेटा, और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है क्योंकि अगर हम लोग P4 का रिएक्शन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कराते हैं, ये हम स्केलेटन रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है, एक तो बनता है फॉस्फीन और दूसरा बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है, NaH2PO2। सोडियम हटा भी सकते हो आप, लगा भी सकते हो। ये एक हमारा अनबैलेंस रिएक्शन है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है। यहाँ पर 0 है, -3 है, यहाँ पे निकालोगे तो आप +1 आएगा। तो 0 से -3 क्या हो गया हमारा? रिडक्शन, और 0 से +1 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जब भी किसी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखते हैं, Cl2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, HNO2, Cl2 रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि X2 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, X- हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये की पॉइंट्स हम लोग समझ लेंगे। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया भैया, है ना, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, HNO2 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो गलत बात है भाई। HNO2 जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, विच इज इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, घट भी सकता है, तो ये दोनों की तरह एक्ट करता है। तो इसमें बोला है ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं, HNO3 बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो HNO3 में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 हो गया, तो +5 तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, क्योंकि ये मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो ये मैक्सिमम वाला क्या करेगा, +5 सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें बोला है दोनों की तरह एक्ट करता है। अब इसमें चौथा ऑप्शन क्या बोला गया है, चौथा ऑप्शन बोला गया है कि SO2 बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 से लेकर के +6 तक, और यहाँ पर आ रहा है +4। ये है हमारा इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप को बढ़ा भी सकता है, अपने आप को घटा भी सकता है, तो ये दोनों की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विथ SO2। ठीक है, SO2 के साथ रिड्यूसिंग एजेंट कब एक्ट करेगा, मतलब SO2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब SO2 के साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्ट करेगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तभी तो रिडॉक्सिलेशन कंप्लीट होगा हमारा। तो F2 तो कभी जिंदगी में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वैसे भी नहीं हो सकता। F2 हमेशा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, KMNO4 बहुत अच्छा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और हमको रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले ही ले लिया है, तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है। HNO3 में नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हमको रिड्यूसिंग एजेंट खोजना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, H2S, तो ये हमारा सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ये हमारा लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का। ठीक है, क्योंकि सल्फर अभी हमने जस्ट देखा पिछले क्वेश्चन में भी -2 से लेकर के +6, ये लोएस्ट है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो लोएस्ट वाला हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इन 0.9 ग्राम पर लीटर। ये कंसंट्रेशन पूछा है आपसे, है ना, डेंसिटी दिया हुआ है ना, ग्राम पर मिलीलीटर में और ग्राम पर लीटर में, और व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, यानी कि आपकी खून में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है, जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, डेंसिटी कितना है भैया, हमारा डेंसिटी है हमारा 0.9 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ग्राम पर लीटर में हमारा अगर डेंसिटी दिया है, तो हमको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, हमको मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ग्राम पर लीटर, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर में 0.9 ग्राम पर लीटर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्लूकोज का मोलर मास अगर हम लोग निकालेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलर मास होता है 180, तो 180 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हमारा बहुत ही खूबसूरत आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग 9 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 18 × 10⁻10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 × 10⁻2 लिख सकते हैं, यानी कि 5 × 10⁻3 0.005 m हो जाएगा हमारा
आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन में वैल्यू ऑफ n कितना है? n मतलब n इलेक्ट्रॉन जो राइट हैंड साइड में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसको एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, या तो आप इसको बैलेंस करो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा सिंपल तरीका है कि क्रोमियम CrOH -1 है ना का आप किससे मतलब अगला जो प्रोडक्ट बन रहा है क्रोमियम का CrO4 -2। अब इसमें आप ऐसे चेक करना ना, क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ निकालिएगा तो +3 आएगा, यहाँ निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, ठीक है ना। तो +3 से हम लोग +6 का कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। यानी कि हमने एक क्रोमियम ऑक्सीडाइज कराया तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तभी तो यहाँ +3 से +6 का कन्वर्जन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है? एक्स वाई जेड विथ ऑक्सीडेशन नंबर +3, +5 एंड -2 विल बी पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एवब एलिमेंट। यानी कि x का क्या है? +3 है, y का क्या है? +5 है और z का क्या है? -2 है। तो पहला ऑप्शन, अब ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, उपाय नहीं है आपके पास दूसरा। x y z ये तो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि x +3 +5 -2 नॉट इक्वल टू 0। हम लोगों को एक काम करना है कि इनका जो फॉर्मूला बनेगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ रहा है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो वो ऑप्शन नहीं मैच करेगा हमारा। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि y2xz3 ट्वाइस, ठीक है। तो y2 यानी कि हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं y2 में क्या होएगा। y2 का ऑक्सीडेशन नंबर +5 × 2 और x कितना है? +3, ठीक है। z कितना है? -2 × 3 दैट इज -6 +3 और इसका ट्वाइस, तो ये हो जाएगा हमारा +10 -3 × 2 -6, ठीक है। -3 +3 -6 +3 कितना हो जाएगा? -3 × 2 -6 और +2 +10, ये हो जाएगा। ये भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन दूसरा चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी क्या बोला जा रहा है? x3yz4, ठीक है ना। x3yz4 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे x कितना है? x कितना था? +5 था, ठीक है। तो +5 x कितना था हमारा? +3 था ना, तो +3 × 3 प्लस yz4, y कितना था? +5 × z4 यानी कि प्लस करेंगे और -2 × 4 कितना हो जाएगा? -8। उसका 3 टाइम्स हमको लेना है, ठीक है। यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स यानी कि यहाँ पर हम लोग × 3 कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? +9, ठीक है। और +9 और ये हो जाएगा -3 × 3 +9 -9, अरे वाह, ये हमारा हो जाएगा 0। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी का आप डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए, वो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। कह रहे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर का मतलब अगर हम लोग A + B = C + D अगर बना रहे हैं तो सपोज A से C का ऑक्सीडेशन हो रहा है और B से D का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्शन करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर हमसे बोला गया है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर ऑर्डर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? कार्बन। तो हर जगह भैया कार्बन 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 है, तो एक में कार्बन मतलब इसमें तो दोनों एल्डिहाइड है ना, इसमें तो दोनों एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारा H डबल बॉन्ड O, फिर H C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पर हमारा इसका 2 मोल है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो रहा है एक तो CH2OH में और एक हो जाए है COOH में। तो आप ऐसे सोच लो
कि एल्डिहाइड से एल्कोहल रिडक्शन हो रहा है और एल्डिहाइड से एल्कोहल एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी कार्बन का रिडक्शन होता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या बोला जा रहा है, C6H5CHO। ठीक है, C6H5CHO, C6H5COOH एंड C6H5CH2OH। इट इज सेम टाइप। यहाँ पर भी हमारा 2 मोल एल्डिहाइड है, यहाँ पर एक में एसिड बन रहा है, दूसरा ऑप्शन में एल्कोहल बन रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। 2 अलग अलग मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। जैसे हमारा ऑप्शन सी में है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, CrO5 + H2SO4। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस। इसको बैलेंस किया है, हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको तो खाली ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, +6H2O + 7O2। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस करो ना करो छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्सेप्शन वाला है, तो यहाँ पर +6 आएगा। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज आता है। इसमें -1 वाला भी है और -2 वाला भी है, दोनों है। तो -1 या -2 दोनों है इसमें, क्योंकि जो पेरोक्सी लिंकेज बनेगा इसमें, अगर हम लोग कुछ इसको थोड़ा इस तरीके से देखें, ठीक है ना, इसको क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का अगर हम लोग बॉन्ड बनाएं, तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का Cr, ठीक है, O इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। यहाँ -2 -1 -1 -2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा +6। क्रोमियम तो +6 आएगा। 4 ऑक्सीजन जो होंगे उसमें -1 में होंगे और एक ऑक्सीजन जो होगा वो -2 में होगा। हालांकि यहाँ ऑक्सीजन -2 में है, -1 से -2 हमारा रिडक्शन हो रहा है, यहाँ 0 क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन ये इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब डेफिनेटली चौथा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक बार हम लोग चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा AS2O3 + HNO3 = H3ASO4 + H2SO4 + नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आर्सेनिक +3 है, ठीक, तो +3 से +5 में जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सल्फर है ना, कोई बात नहीं, सल्फर लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, सल्फर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर सल्फर -2 में हो जाएगा, तो -2 से +6, अरे वाह, यहाँ पे +3 से +5 ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ -2 से +6 ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वाले मॉलिक्यूल का +5 से +2 इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल का एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, Hello everyone, I am Yudhajit Sharma. Welcome to the first ANTS part test for medical section. Let's start with the questions. 72. तो यहाँ पे type of hybrid orbitals हमें बोला है. Type of hybrid orbitals of nitrogen in NO2+, NO2- and NH4+ respectively are expected to be. तो एक एक का हमें hybridization निकालना है. अगर हम लोग बात करें NO2+ के लिए, तो आप लोगों को पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है इट इज दिस, सही बात है। तो हमें पता है कि स्टेरिक नंबर के फॉर्मूला से हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला बेसिकली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर उसका वैल्यू 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, अगर वैल्यू 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, 4 तो sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 एंड 7 sp3d3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस नाइट्रोजन के लिए स्टेरिक नंबर का वैल्यू है 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। लेट्स टॉक अबाउट NO2-। NO2- की अगर बात करें तो ये है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेरिक नंबर लगाएं तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 मतलब sp2। ठीक है, एक और दिया है NH4+। यहां पे अगर स्टेरिक नंबर देखें 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो आपका आंसर हो जाएगा sp, sp2 और sp3। तो अगर हम लोग देखें हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज sp, sp2 एंड sp3, दैट इज B।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 में हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो पहले पाई बॉन्ड पूछा गया है, तो पाई बॉन्ड आप देख ही सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पाई बॉन्ड है। अब एक बार सिग्मा देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमें सिग्मा बॉन्ड ही बोला है। तो आप देखो सिग्मा, पहले तो लेफ्ट वाले रिंग को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11। तो 11 तो यहाँ पे हो गए, दो रिंग में ऑब्वियसली यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, तो 11 हो गए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 11 प्लस 8 कितना होता है 19, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 19। तो 5 और 19 एक ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी। सो इट वाज सो इजी, ठीक है, क्लियर है। ये तो मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा, इट वाज अ फुल टॉस, 6 मारा ही होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं 74 पे। तो देखिए, विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें, जैसे बात करें ए की, N2+, तो थोड़ा सा MOT से हमें देखना होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप लोगों को पता है कि वैसे तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन प्लस मतलब 14 - 1 दैट इज 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे, 2 यहाँ पे कितना हो गया 8 8 + 2 10 10 + 2 12 1 13, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। देख रहे हो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताता है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं बी पे। बी की अगर बात करें, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले, O2 एक्चुअली पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बता देता हूं कैसे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसमें सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद आता है पाई स्टार, ये कॉन्टिन्यूएशन में है, ठीक है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 8 के बाद 2 10 12 14 15 16, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, मतलब जैसे ए ऑप्शन नहीं था, बी भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो ए भी गलत, बी भी गलत। तो यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। वो आते हैं सी पेयर। सी की अगर बात करें, O2 2-, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन और 2 ऐड करेंगे -2, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, 8 के बाद 2 10 12 14 16 18। तो आप देख सकते हो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, क्या एक भी अनपेयर्ड है? नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है, इट्स द करेक्ट आंसर। इवन डी का भी अगर मैं ऑप्शन बता दूं, तो B2 भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, दैट मीन्स उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं बताता हूं आपको कैसे। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, आपको पता है कि 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी देखो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px पहले आता है इक्वल टू पाई 2py। तो भाई लोग यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 9 1 10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं? तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स टॉक अबाउट 75। क्या पूछा गया है इसमें? 75 में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। चलो इसको करते हैं। जैसे अगर बात करें ए का, तो आपको स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा आइडिया रखना था इसमें। HCF4 का शेप ऐसा हो जाएगा, 4 फ्लोरीन को आप इक्वेटोरियल में XY प्लेन में रखेंगे और 2 फ्लोरीन को ऐसे एक्सियल में, ठीक है। सो द पॉइंट इज, सारे सेम प्लेन में है कि नहीं? आपको पता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर हैं। तो ये सारे जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो सारे बॉन्ड लेंथ है, ये सेम होते हैं, आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सारे बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया है? बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल।
सिमिलरली बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? अगर बात करें BF4 माइनस की, यहाँ पे ये आप लोगों को पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। हाइब्रिडाइजेशन का यही तो कॉन्सेप्ट था, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज। तो ये सारे बॉन्ड सेम है, तो इवन ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग बात करें C की, C क्या है? C2H4। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, ये है C2H4। तो यार C2H4 में आप लोग देख रहे हो C डबल बॉन्ड C है, CH दो टाइप के, एक है C डबल बॉन्ड C, एक है CH। इनका बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग है, आप लोग देख सकते हो, जबकि यहाँ पे है 1s हाइड्रोजन का और 2p कार्बन का, तो ये बॉन्ड लेंथ अलग होगा ही। ठीक है, तो बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप चाहते हो तो मैं डी ऑप्शन भी बता देता हूँ। डी ऑप्शन में कैसे बॉन्ड लेंथ सेम है, डी ऑप्शन भी सेम, SiF4। तो सिलिकॉन भी कार्बन के खानदान का है, तो आप लोगों को पता है इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये भी बॉन्ड सारे आइडेंटिकल हो जाएंगे क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, हमको चाहिए बॉन्ड लेंथ किसमें डिफरेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 76। The strongest force among the following is instantaneous induced dipole, ion dipole, dipole induced dipole, dipole dipole। ठीक है, मैं आपको पूरा ऑर्डर ही लिख के बता देता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है आयन डाइपोल, उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल। ठीक है, इसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, वैन डर वाल फोर्सेस में ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे वीक होता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल लास्ट में है, आयन डाइपोल जो है वो आपका सबसे पहले है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यहाँ पे है, और डाइपोल डाइपोल सेकंड पोजीशन पे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? आयन डाइपोल। कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत अच्छे से सबने किया होगा, सही है। चलो 77 में हमें क्या बोला गया है? Which of the following species does not obey octet rule? ठीक है, which of the following species do not obey octet rule? octet बोले तो octet is sharing of 8 electrons। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें SiF4 बिल्कुल फॉलो कर रहा है octet को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही बात है कि नहीं? तो octet को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी की बात करें PCl5, अरे इसने तो यार ऑक्टेट को वायलेट कर दिया, सही बात है कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हाइपर वैलेंट एक्सेस में, सही बात है कि नहीं? ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने तो एक्सीड कर दिया, हाइपर वैलेंट कंपाउंड है ये, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर। बाकी आप सी और डी में देख सकते हो ICL की अगर बात करें तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्लोरीन की भी कहानी सेम है, इसके पास 3 लोन पेयर है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और अगर हम लोग डी की भी बात करें BF4 माइनस, इसमें भी आप लोग देख सकते हो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी नहीं कर रहा है, तो हमारा सही आंसर जो है वो है बी। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट 78। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग? ऐसा कभी भी क्वेश्चन है कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है पी पाई डी पाई। पी पाई डी पाई में डी पाई के लिए आप लोगों को पता है द एलिमेंट हैज टू बी फ्रॉम थर्ड पीरियड। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लो, ए कार्बन बी नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है, उनके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, लेकिन फास्फोरस के पास तो है, क्योंकि वो कहाँ का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अगर डी की बात करें बोरॉन, ये भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो सीधा सीधी अपना आंसर क्या होगा? सी। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे चाहते हो तो ये देख लो PO4 3 माइनस। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड। ये कौन से पीरियड का है? फास्फोरस थर्ड पीरियड। तो इनके बीच में एक्चुअली पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ही होता है। आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एलिमेंट्स बस देख लेना है, जो भी थर्ड पीरियड का है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो
तो इट्स आंसर विल बी सी कैलकाटा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 79 हैज हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें फिर से हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो अगर हम लोग देखें इसको, थोड़ा मैं सजा के बनाता हूँ। वो आपने गाना सुना होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से, कि मेहंदी लगा के रखना और डोली सजा के रखना। ठीक है, क्लियर है। हालांकि उस गाने का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये मैं ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस आपको कंपाउंड के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं इसे सजा के लिखूंगा। CH डबल बॉन्ड CH2, सही है, हमने थोड़ा इसे सजा के लिख दिया है। अब देखो आप स्टेरिक नंबर का फंडा लगाएंगे। ऑलरेडी मैंने स्टेरिक नंबर के बारे में बोल ही दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखो सबका हाइब्रिडाइजेशन हमें बोला है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें, चलो डायरेक्टली करते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन का भी देखेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। यहाँ पे भाई लोग 3 सिग्मा बॉन्ड, पाई है, पाई को काउंट नहीं करना है, sp2। यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। तो आंसर क्या हो जाएगा, sp3 sp3 sp2 sp2। तो देख लो यार, sp3 sp3, ये A और D तो बहुत बड़ा मजाक है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर B और C को हम लोग देखें, sp3 sp3 sp2 sp2 आना चाहिए, तो B बॉम्बे भी नहीं होगा, C कैलकाटा लेकिन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो sp3 sp3 sp2 sp2। यस, C विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। 80 के बारे में बोला है, विच पेयर ऑफ स्पेसीज डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें अगर हम लोग देखें, ए की बात करें, ठीक है, He2 और Li2, तो He2 में आप लोगों को पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है 2, एंटी बॉन्डिंग भी है 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आंसर 0। तो मैं मानता हूं कि He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन Li2 तो करता है, क्योंकि Li2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ABMO में कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 बाई 2 1 आ रहा है। तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये आंसर हमारा सही नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें B की, तो H2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s1। तो यार इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 0, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO इज 1, बट ABMO में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.5। तो नॉन जीरो वैल्यू आ रहा है यार। ठीक है, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही He2 प्लस भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस मतलब माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 1s1 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 BMO में 1 ABMO में डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5। तो दोनों में नॉन जीरो, यहाँ तो दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। C में B2 की बात करेंगे, तो B2 का मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, आप लोगों को पता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, S2 की तो बात भी नहीं करेंगे, MOT इज डिफाइंड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन, ये तो 20 के बाहर ही है। ठीक है, S2, ठीक है, क्लियर है। तो S2 की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे B2 10 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक तो ठीक था। अब पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ पे 1 1। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखें, BMO में इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4 + 2 6, ABMO में 2 + 2 4, तो 2 बाई 2 1। तो आप देख सकते हो नॉन जीरो। ठीक है, तो 1 आ गया, तो हमें सेकंड वाला तो वैसे भी नहीं देखना है, क्योंकि हमें पेयर ऑफ स्पेसीज डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डी का, डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम बता सकते हैं। तो आप देखो BE2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे, BMO में इलेक्ट्रॉन कितना है 4, ABMO में इलेक्ट्रॉन कितना है 4। ठीक है, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 0। तो एक हमें ये मिल गया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही Ne2, तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स,
इसका भी अगर देखेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py 2 पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py 2 और सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो 2 2 4 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20। इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 4 + 2 6 + 4 10, तो 10 आ गए। एबीएमओ में भी उतने ही होंगे क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। 2 + 2 4 + 4 8 + 2 10, ये भी 0, तो ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पेयर हमें मिल चुका है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी दिल्ली। सही बात है। चलो अब हम लोग आते हैं 81 पे। तो हमें बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर बात ClF3 की करें, शेप बोला गया, ध्यान रहे, ज्योमेट्री इज फिक्स फॉर अ हाइब्रिडाइजेशन बट शेप में वेरी, ठीक है। वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो अगर ClF3 की बात करें, अकॉर्डिंग टू बेंस रूल इसका शेप ऐसा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पहले ही आप एक्सियल में प्लेस कर लो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे क्योंकि और जगह नहीं है, एक्सियल में 2 एटम आ चुके हैं, बाकी 2 लोन पेयर ऐसे। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन का होता है। ये जो शेप है आप लोग देख सकते हो, ये लेटर टी की तरह हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं टी शेप। आई थिंक यू गाइज हैव स्टडीड दिस, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा इट विल बी सी कैलकाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बोरॉन कैनॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस, ठीक है। ये ही हमारा आंसर है, BF6। क्या ये पॉसिबल है? नो इट्स नॉट, क्योंकि बोरॉन आप लोगों को पता है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 बॉन्ड है, विच इज नॉट पॉसिबल ओनली, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब कैनॉट फॉर्म, अच्छा यही हमारा सही आंसर है। अगर बात कैनॉट फॉर्म की है तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यस इट कैनॉट फॉर्म, इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बाकी सब एग्जिस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आप सब में देख सकते हो एक कॉमनैलिटी है, वेदर इट बी ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है बोरॉन का और मैक्सिमम बॉन्ड्स 4 हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सब एग्जिस्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो 83 देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय 2s 2s 2p 2p एंड 2p 2s ओवरलैपिंग हैज द ऑर्डर। यहाँ पे अगर देखें, देखो शेल तो सबका सेम ही है, ठीक है, तो हमें बस SS PP और SP का ओवरलैपिंग बताना है। तो इट्स वेरी इजी, आपको पता है अगर शेल सबका सेम है तो हम लोग डायरेक्शनल कैरेक्टर से देखते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा इट विल बी PP, उसके बाद SP, फिर SS, क्योंकि S नॉन डायरेक्शनल होता है और P डायरेक्शनल होता है, डम्बल शेप, आपको पता ही होगा, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा PP, फिर SP, फिर SS। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट आते हैं 84 पे। 84 की अगर बात करें, परसेंट S कैरेक्टर इन CH4 इज, तो CH4 में आप लोगों को पता है कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है इट इज sp3, तो परसेंटेज S कैरेक्टर एक S ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल 4 इंटू 100 इट इज 25%। सही आया होगा सबका, ठीक है। चलो नेक्स्ट 85 पे आते हैं। द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो CO2 की अगर बात करें तो ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर सराउंडिंग एटम सेम होता है उसे सिमेट्रिक या रेगुलर बोलते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है। वैसे ही B का भी अगर आप देखोगे इट्स सिमेट्रिक या रेगुलर, क्योंकि सराउंडिंग एटम सेम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो है। अगर C का भी देखें हम लोग, BF3 सराउंडिंग एटम आप लोग देख सकते हो सेम है, जीरो। लेकिन जो D है HCl, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। इट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, स्पेसिफिकली हेट्रोएटॉमिक, डिफरेंट एटम्स, तो ऑब्वियसली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ये होगा डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है, Cl की तरफ, तो ये नॉन जीरो होगा डाइपोल मोमेंट। तो डज नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आंसर डी है हमारा, ठीक है। चलो 86 पे आते हैं। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन बेंजीन ड्यू टू, ये सबने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, स्पेसिफिकली होमोमॉलिक्यूलर। ये होता है एसिटिक एसिड, एक ऐसे बनाओ, दूसरा उल्टा करके बनाओ,
तो एक ये और एक ये। डाइमर मतलब दो मोनोमर को जोड़ के, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही ये बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रही, अब ऐसे डाइमराइज कर जाता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 87, ठीक है। मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड HCF4 आर। तो पहले तो इनका शेप अगर हम लोग देखें, SF4, ठीक है, ये हो गया, CF4 ये हो गया, HCF4 ये हो गया। यहाँ पे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका है sp3d2, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसका शेप हो गया स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो शेप सबका डिफरेंट है, तो पहले सेम वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, या तो सी करेक्ट होगा या तो डी, सारे डिफरेंट है शेप। अगर लोन पेयर की बात करें, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो 1 0 2, तो आप आंसर देख सकते हो डी ऑप्शन, जहां पे बोला है डिफरेंट विथ 1 0 एंड 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सही आया होगा सबका, इजी क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट 88, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग द कंपाउंड्स इज, ठीक है। तो आप देखो CO की अगर बात करें, 3 है बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्ट तुम फॉर्मूला भी लगाओगे 1 सिग्मा 2 पाई 1 + 2 / 1, तो इट्स 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट CO3 2 माइनस 3 सिग्मा 1 पाई, तो 4/3 इज 1.33। और अगर CO2 की बात करें तो 2 सिग्मा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, सब कुछ 2 ही है, तो आंसर भी 2 ही होगा यहाँ पे। सही बात है कि नहीं। हमने पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इजंट इट। तो भाई लोग अगर बात बॉन्ड ऑर्डर की है तो ऑर्डर हो जाएगा CO, CO2, CO3 2 माइनस, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। तो हमारा जो आंसर है इट विल बी CO2 CO, C कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89, इन केस ऑफ एल्काली मेटल्स द कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। सबने सही किया होगा, ये फजान्स रूल, आंसर हो जाएगा ये। क्यों यार, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कम्स फ्रॉम फजान्स रूल। व्हाट इज पोलराइजेशन? फजान्स रूल हमें क्या बताता है? डिटर्मिनेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। सही बात है। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन इज बेसिकली deformation of an anion due to what? Due to the attraction from the cation. The deformation of the electrons in anion due to the attraction from the cation is known as polarization. The tendency, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, the tendency of an anion to get deformed, the tendency of an anion to get deformed by attraction from cation is known as what? Polarization. तो आप मुझे बताइए पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होता है? पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना इजीली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, क्योंकि उसके खुद के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन वो कम फेस करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? तो इसलिए पोलराइजेशन का तो ऑर्डर होगा I-, Br-, Cl-, F-। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर है तो यही हमारा ऑर्डर होगा। सही है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, असम। नेक्स्ट 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड? तो अगर हम लोग देखें NO2 के पास यार बिल्कुल पाई बॉन्ड है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी की बात करें CO2 के पास तो पाई बॉन्ड ही पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड, ये भी नहीं हो सकता। सी वाटर, वाटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। लेकिन डी के पास तो बिल्कुल पाई बॉन्ड है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 पाई बॉन्ड, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सी कैलकाटा करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन 91, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो यहाँ पे अगर देखें, देखो तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टली इसमें कैसे करना था कि पहली बात तो BF3 का जो डाइपोल मोमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि 4 ही कंपाउंड है, उन्हीं को जंबल करके दिया हुआ है, तो NH3 BF3 NF3 H2O, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको सीखना होगा ताकि टाइम सेव कर पाओ। BF3 अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि BF3 इज अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल या रेगुलर, सराउंडिंग एटम सेम है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है? 0। तो अगर 0 है तो तुम मुझे बताओ क्या A और D ऑप्शन हो सकता है? इम्पॉसिबल, क्योंकि बाकी सब में सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, ठीक है। तो BF3 का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होना चाहिए, तो या तो B करेक्ट होगा या तो C।
बेसिकली आपको NH3 और NF3 को कंपेयर करना था। तो अगर हम लोग देखें NH3 और NF3, आप ये नहीं बोल सकते NH3 NF3 का डाइपोल मोमेंट 0, दे आर नॉट सिमेट्रिक, लोन पेयर है इनमें। फ्रॉम एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो आप देखो सारे बॉन्ड मोमेंट्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे फ्रॉम एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर और फ्लोरीन की तरफ ऑपोजिट में आ गए, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, पहले वाले का। आ गया समझ में, ठीक है। तो NH3 का तो NF3 से ज्यादा होगा, तो हमारा आंसर आ ही चुका है। इट्स करेक्ट आंसर विल बी बी, बॉम्बे। अब अगर आप बोलोगे सर ठीक है BF3 का तो 0 है, चलिए वो लास्ट में। H2O का NH3 NF3 से ज्यादा क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली Q इंटू D। तो अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, Q का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी में हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला जा रहा है, वेट ऑफ ऑक्सीजन इन Fe2O3 एंड FeO इज इन द रेशियो ऑफ फॉर सेम अमाउंट ऑफ आयरन। अमाउंट ऑफ आयरन हमको क्या रखना है, सेम, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 में हमारे पास 2 मोल आयरन होंगे, ठीक है, और 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है। और FeO में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 मोल आयरन होगा और 1 मोल ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अमाउंट ऑफ आयरन अगर सेम ले लें तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका वेट अपॉन 56, ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसका 3 है, इसका 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/2 इंटू वेट बाई 56। तो WO कितना हो जाएगा 3/2 इंटू वेट बाई 56। मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में आप इसको सही कर लेंगे, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा वेट बाई 56 और इसका भी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा वेट बाई 56। तो इसमें WO2 कितना आ जाएगा या WO कितना आ जाएगा, ठीक है। WO ये हो जाएगा हमारा W/56 इंटू 32, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाले केस में हो गया WO1 और WO2, ठीक है। इसका वेट पूछ रहा है WO1, ठीक है, अपॉन WO2, ठीक है। ये हो जाएगा 3/2 इंटू W/56 इंटू 32 अपॉन W/56 इंटू 32। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, W/56 से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 3:2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन CaCO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। तो CaCO3 का रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2HCl और अब यानी कि अगर इसका हम लोग 1 मोल लेते हैं तो इसका 2 मोल से रिएक्शन करेगा। तो हमको इसका अगर 1 मोल लेंगे तो इसका 1/2 मोल्स हो जाएगा। सीधा सीधा हम लोग ऐसे, हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है HCl के बारे में और हमको इन्फॉर्मेशन पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 0.75 मोलर दिया हुआ है, ठीक है। 0.75 इंटू इसको 25 मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/40, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 3/40 इंटू 1/40। ये हो जाएगा 3/40 इंटू 40, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल्स CaCO3 का तो 1/2, इसका 1 मोल से इसका 1/2 मोल्स, तो इसके इतने मोल से कितना हो जाएगा 3/40 इंटू 40, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और अब हम लोग इसका वेट निकालेंगे तो इसका मोलर मास अगर निकालेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू 3/40 इंटू 40 इंटू मोलर मास कितना होगा 100, ठीक है ना। मोलर मास हो जाएगा हमारा 100, ये 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/8 इंटू 4,
यानी कि 32। ये जो आएगा अप्रॉक्स में 0.1 से थोड़ी सी कम वैल्यू को हो जाएगा। हमारे पास 0.1 है ना, 3 इसको 3/30 अगर ले लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 से कौन सी छोटी वैल्यू है, छोटी सी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू अप्रॉक्स में 0.94, ठीक है, ग्राम हो जाएगा हमारा। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमको ऑप्शन को देख करके ही चलना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे अगर आप कैलकुलेशंस में अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा पैनिक हो सकते हो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है कि BaCl2 का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग Al2SO4 होल थ्राइस के साथ, तो बन रहा है BaSO4 और क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। तो रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं। BaCl2 का रिएक्शन हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट के साथ करा दे रहे हैं और एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो बन जाएगा BaSO4 और एक बन जाएगा AlCl3, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर सल्फेट 3 है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए, यहाँ पर भी 3 कर लीजिए। यहाँ पर 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 2 AlCl3, अपने आप हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड भी बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया है, वेट ऑफ BaSO4 है ना। बेरियम का इसमें एटॉमिक मास दिया हुआ है 137, तो BaSO4 का एक बार निकाल लीजिए, है ना। अगर हम लोग इसका मोल्स निकाल लें तो हम इसका वेट भी निकाल सकते हैं, तो हमारा मकसद होना चाहिए इसका मोल्स निकालना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से करेंगे। तो T=0 पे इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, इसका मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है BaCl2 का ना, 0.1 इंटू मोलैरिटी कितना है, 0.1 मोलैरिटी है 20, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, इसका है आपका दिया हुआ है 30 इंटू 0.2, ठीक है। इसका शुरू में 0 होगा। T टाइम पे इसका ये मतलब ये हो जाएगा 2 मिलीमोल्स और ये हो जाएगा 6 मिलीमोल्स। अब जब दोनों का मिलीमोल्स दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 है ना, गिवन मिलीमोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पर गिवन मिलीमोल्स 6 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगा, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन में ये खत्म होगा, ये क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि BaSO4 का मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स। गिवन नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 2, ये मोल्स नहीं आया, ये मिलीमोल्स आया, 2 मिलीमोल्स, है ना। तो मिलीमोल्स आया, तो वेट निकालने के लिए हम लोग वेट क्या जाएगा, पहले इसको मोल्स को मिलीमोल्स को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, 2 × 10⁻³ ये आ गया मोल्स। और इसका मोलर मास BaSO4 का हमने निकाला नहीं था, तो BaSO4 का मोलर मास निकाल लीजिए 137 + 96, ठीक है, ये हो जाएगा 233, ठीक है ना, 233। इसको सॉल्व करेंगे तो 466 × 10⁻³ दैट इज 0.466 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10�23 एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.02 m 100 ml H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, ठीक है। यानी कि 1 मोल सब्सटेंस में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस में। बाय मिस्टेक यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं मोल्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, जो हमको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 × 10⁻², मोलैरिटी हो गया, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो इसको 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो लीटर आ जाएगा, इंटू 6 × 10⁻23 अप्रॉक्स में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10⁻20
और ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 20। तो ऐसा आंसर कौन सा हो रहा है हमारा? ऐसा आंसर हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स में हमने 6 ले लिया था, वहाँ पे 6.022, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है? द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP इज 0.001293, ठीक है, ग्राम पर ml, 1 ml में इतना ग्राम है, ठीक है। इट्स वेपर डेंसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द वेपर डेंसिटी फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, ठीक है ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन है ना, वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वेपर डेंसिटी निकालना है ना, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमको डेटा क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एयर 0.001293 ग्राम पर ml, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोगों को सबसे पहले 1 मिलीलीटर में क्या होगा? 0.001293 ग्राम होगा ना। इसको अगर हम लोग यूनिटरी मेथड पे ले जाए, ठीक है, तो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? 0.00, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में है तो यहाँ पर भी मिलीलीटर में कर लेंगे। 0.001293 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1.293, ठीक है, ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 लीटर में हम लोग ले ही रहे हैं, तो हो गया काम। बस 1 लीटर में इतना होगा, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, 22.4 लीटर, क्योंकि गैस है, 22.4 लीटर में 1.293, ठीक है, इंटू 22.4 है ना। अब ये जो आएगा ग्राम, अच्छा 22.4 लीटर में जब हम लोग लेते हैं तो ये 1 मोल का वॉल्यूम है और 1 मोल का मास हो जाएगा। मास, इसको हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल को क्या बोलेंगे? मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकल गया हमारा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमको ना कैलकुलेशन से बचना है, तो हमको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। तो 22.4, ठीक है, इंटू 1.293, देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है ना बाई 2, आप भी आराम से करो। 11.2 इंटू 1.2। अब आपका दिमाग एक नज़र आपकी जो है ऑप्शंस में भी होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 11.2, तो आंसर 11.2 से थोड़ी सी ज़्यादा वाली वैल्यू चेक करना है हमको, है ना। तो ऐसा पहला हो ही नहीं सकता है, दूसरा हो जाएगा हमारा, है ना। तो दूसरा क्या है? 14.3, ठीक है। तो आप 11.2 का 1.293 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 14.3 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो NH2OH, NH4NO3, N2H4 एंड N3H। तो बस चेक कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। NH2OH, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन है, क्योंकि नाइट्रोजन ही एक है तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, है ना। तो बस X + 2 - 2 + 1, तो X कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -1, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? NH4NO3। तो NH4NO3, अब इसको ना एक आयनिक कंपाउंड है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे आयंस में, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, अमोनियम केटायन और नाइट्रेट आयन। यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दिस कंपाउंड नाइट्रोजन हैज 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बस यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में अगर हम लोग सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में N2H4 का निकालेंगे तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन में अगर हम लोग देख लेते हैं तो डी ऑप्शन में N3H का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -1/3। तो ये भी नहीं, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे नाइट्रोजन -3 और +5 है, ठीक है। बस ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या बोला जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी। वाह, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। डिसप्रपोर्शनेशन टेंडेंसी मतलब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, मतलब अगर उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे अगर हम फ्लोरीन, इसमें चारों के चारों हैलोजन ही दिया है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन मतलब अगर F2 में है, ठीक है, तो ये F माइनस में जा सकता है, लेकिन F प्लस में तो नहीं जा सकता है ना, ये तो कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। क्लोरीन हमारा -1 में भी जा सकता है और यहाँ पे +3 +7 +1 +5 कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होकर ये भी -1 में जा सकता है, ये भी हमारा +1 +3 +7 और +5 में भी हो सकता है, ये भी -1 भी हो सकता है और ये भी +1 +3 +5 +7 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द ओनली कंपाउंड फ्लोरीन जो है F सिर्फ वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइंड स्टेट में जा सकता है, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में। अगर फ्री स्टेट में है तो ऑब्वियसली 0 है, ठीक है। हम कंबाइंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिएक्शन करेगा तो कंबाइंड स्टेट में ही करेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C करेक्ट, ठीक है। जो नहीं शो करेगा मतलब जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन तो हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला जा रहा है? द एग्जीबिशन ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स बाय element is also related to the outer orbital electronic configuration of its atom. The atoms having which of the following outermost electronic configurations will not exhibit more than one oxidation state in its compound? ये कह रहा नहीं करेगा, कौन सा? एक से ज्यादा नहीं करेगा। आपको ये इतना बड़ा लैंग्वेज देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो देखो हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी NS1 होता है वो हमारा एल्कली मेटल का होता है, यानी कि ग्रुप 1 का होता है। तो ग्रुप 1 का होता है तो ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1, ऑलवेज, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी कि बोल रहा है 3s1। 3s1 में से आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको इतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा कि वो फिजिबल नहीं होगा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन में से आप 4s में भी निकाल सकते हो, है ना। बी ऑप्शन में अगर चेक करें तो 3d1 और 4s2, तो इसमें से आप निकालोगे, फिर इसमें से निकालोगे, तो यहाँ पे +1 +2 +3 कई तरीके से शो कर सकता है, ठीक है ना, मतलब 3 शो कर सकता है। 3d2 4s2, इसमें से +1 +2 +3 +4, है ना, डी में से भी निकाल सकते हैं। और डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है? 3s2 और 3p3। तो ये हमारा अगर आप ध्यान से देखें तो ये नाइट्रोजन का ही है, तो नाइट्रोजन, अरे सॉरी, ये नाइट्रोजन का नहीं, ये फास्फोरस का है। तो फास्फोरस क्या हो जाएगा? ये -3 से लेकर के +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो ओनली वन हमको कौन सा बोल रहा है? ओनली वन एक ही ऑप्शन हो सकता है 3s मतलब सोडियम, सीधा सोडियम हमारा एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और बस ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्युमिनियम फ्लोराइड, ठीक है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए का एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो x + -1 × 3, फ्लोरीन ऑलवेज -1 = 0, तो x = +3। फटाफट निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। b क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? b कह रहा है P4O10, तो 4x + -2 × 10 = 0, तो x = यहाँ पे निकालोगे तो x = कितना हो जाएगा? -20, ये हो जाएगा +5, ठीक है। और सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन नहीं दिया है, ये सी पार्ट क्या है? HClO4, क्लोरीन का निकालना है, इसमें फास्फोरस का, इसमें एल्युमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पे +1 + x -2 × 4 = 0, तो x कितना आ जाएगा? +7 आ जाएगा, ठीक है। और D क्या बोला जा रहा है? D में S4O6 टेट्राथायोनेट एनायन, ठीक है, डबल माइनस, तो टेट्राथायोनेट एनायन में हम लोग सल्फर का निकालना है, तो 4x, ठीक है, +-2 × 6 = -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x = +10, तो x कितना आएगा? +2.5, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, मतलब ये जो है A वाला जो है, A वाला मैच किससे कर रहा है? +3 किसका है? S का, ये हमारा S वाला मैच कर रहा है, ठीक है। और B वाला +5 किससे मैच कर रहा है? R से, ठीक है। और C वाला किससे मैच कर रहा है? C यानी कि +7, यानी कि ये Q से मैच कर रहा है। और D वाला
किससे मैच कर रहा है, यानी कि पी से, ठीक है। तो अब ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। एएस में दो ऑप्शन है, बी और सी, ठीक है ना। तो बी आर में हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बी आर में चलो ये भी चलो है हमारा, और सी में क्या दिया है, सी में क्या होगा, सी में हमारा सिर्फ क्यू होगा और क्यू वाला ऑप्शन ये है। तो यहाँ से हम लोग बाकी भी चेक कर लेंगे, एक ही बचा है हमारा पी, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन। With this we come to the conclusion of this particular ANTS। मेरे हिसाब से आपका पहला ANTS था, तो इसमें पेपर का लेवल आपने देखा है कि कंपैरेटिवली बहुत इजी है, प्लस फिर भी आपने जब अटेम्प्ट किया होगा तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि शायद और कम टाइम लिया जा सकता था, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से है, जो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए और इन टेस्ट को बहुत सिंसियरली दीजिए और हर सॉल्यूशन को प्रॉपरली देखिए। आप देखिए कि आपने क्या मिस्टेक किया है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही प्रैक्टिस आपका धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा लाएगा और आपके स्कोर्स और बेटर होंगे। और प्लस पेपर्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको समझ में आते रहेगा कि धीरे धीरे हम कैसे थोड़ा सा चेंज करते रहेंगे। बट वी विल ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द गाइडलाइन सेट बाय नीट, ठीक है, क्लियर है। जो NCERT पैटर्न रहता है बेसिकली हम वही रख रहे हैं, बस क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है टेस्ट करने के लिए आपको एक वैसा वैरायटी दिया गया है जो आपके लिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा नीट ओरिएंटेड ही लगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में ही अच्छा करना है। तो आप मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छे से टेस्ट सब दीजिए ताकि आप अपना इम्प्रूवमेंट का स्केल देख पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।